अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हम टॉपिक नंबर 1 न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है कि वो हमें बताते हैं कि हमारा जिस्म जो कुछ भी करता है, जैसे हरकत करना, पढ़ना और सेहतमंद रहना, ये सारा किस चीज़ पे मुनहसर है? हमारे ग़िज़ाई अज्जा पे मुनहसर है। इन अज्जा को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि खुराक को पहले सादा अज्जा में तोड़ा जाए ताकि जिस्म के सेल्स उन्हें जज़ब कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो कुछ भी खाएँ और वो हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुँच जाए। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें पहले ग़िज़ा को तोड़ना पड़ता है, उसे छोटे अज्जा में तब्दील करना पड़ता है और ऐसे अज्जा में तब्दील करना पड़ता है कि हमारा जिस्म का हर सेल उसे जज़ब कर सके। तो ये अमल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ये सारा हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि किस तरह से खुराक जो है वो डाइजेस्ट होती है, उसे बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस बाब में हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह खुराक को काबिल इस्तेमाल ग़िज़ाई अज़ा में तब्दील करता है। तो ये सारी चीज़ है हम इस चैप्टर में इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन से मुराद है कि जानदार किस तरह ग़िज़ाई अज्जा हासिल करता है और कैसे उन्हें इस्तेमाल करता है। पूरा ये न्यूट्रिशन के अंदर आता है कि किस तरह से एक जानदार ग़िज़ाई अज्जा को लेता है और फिर उसे अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ग़िज़ाई अज्जा जानदारों की नशोनुमा करने, सेहतमंद रहने और जिस्म की मरम्मत करने में मदद करते हैं। जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे खुराक में मौजूद होते हैं, सारे ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं? हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं और हमारे जिस्म की मरम्मत करने में मदद करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इस चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं। तमाम जानवर बशमूल इंसान अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। हमें पता है कि हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जितने भी जानवर हैं वो क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम सारे जो होते हैं इंसान और जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। इसी न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। 2 तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होती है, एक हेटेरोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ भी है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसमें जानदार गैर नामियाती मादों से रोशनी चक्की में तवानाई की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि रोशनी और कीमियाई मादों का इस्तेमाल करके वो फोटोसिंथेसिस का अमल आता है जो कि प्लांट करते हैं और प्लांट्स जो होते हैं हम अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसमें जानदार अपनी खुराक दूसरे जानदारों को नामियाती मादों की मतलब नामियाती मादों को खाकर हासिल करते हैं। तो ये 2 तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी छोटा-सा आ सकता है, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? नाउ हम देखते हैं कि जानवरों में न्यूट्रिशन के कौन से मराहिल होते हैं। तो इंजेक्शन जो है सबसे पहला मरहला होता है और इसमें क्या होता है? ठोस खुराक और मशरूबात को जिस्म में ले जाना। इंजेक्शन का मतलब होता है लेके जाना। जो खुराक को हम लेके जाते हैं, ठोस खुराक को और मशरूबात को, इस अमल को क्या कहते हैं? इंजेशन। इसके बाद इंजेक्शन जैसे हम खुराक को लेके जाते हैं अपने जिस्म में, एक दूसरा अमल शुरू हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। खुराक को छोटे अज़्ज़ा में तोड़ना जिन्हें जिस्म जज़ब कर सके। डाइजेशन में कौन-सा अमल होगा? इसमें तोड़-फोड़ का अमल होगा जिसमें खुराक को छोटे अज़्ज़ा में तोड़ा जाएगा और जिस्म उसको जज़ब करेगा। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है जिस पे इंजज़ाब होगा, अब्ज़ॉर्प्शन होगी। सबसे पहले इंजेक्शन थी, हम लेके गए, दूसरे में डाइजेशन हुई, तीसरे में हम क्या करें? इंजज़ाब करें। हज़म शुदा खुराक में से ग़िज़ाई अज्जा को खून और लिम्फ में जज़ब करना। तो ये कहाँ क्या होगा? हमारी हज़म शुदा खुराक का जो होगा, जो उसमें ग़िज़ाई अज्जा होंगे उनका क्या होगा? इंजज़ाब होगा।
फोर्थ चीज़ है एसिमिलेशन, जज़ब हो जाने वाले मवाद को सेल्स और टिश्यूज़ में इस्तेमाल करना। अब इसका क्या हो गया, एसिमिलेशन का मतलब क्या है, इस्तेमाल। इसमें हम जो हमने सबसे पहले हम खुराक लेके गए, उसके बाद हमने उसको डाइजेस्ट किया, तीसरे पे हमने उसके एब्जॉर्प्शन की, चौथे पे अब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेल्स और टिश्यूज़ में, और फिर लास्ट जो चीज़ आती है वो है इजेशन, गैर हज़म शुदा खुराक और दूसरे बेकार मवाद को जिस्म से निकालना। ये 5 स्टेप ये जो 5 मराइल हैं वो हमारे होते हैं। इंजेशन हम लेके जाते हैं, डाइजेशन हम उसको सादा अज़्ज़ा में तब्दील करते हैं, इंतज़ाब उसको हम अब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर जो गैर मतलब हज़म शुदा चीज़ें होती हैं उनको हम जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो जो खुराक हम खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स पर यानी पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे निशास्ते इसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पर। तो जो भी हमारी खुराक होती है, जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इससे जितनी भी हमारी खुराक होती है उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे जो हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बड़े मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। मेन मसला यहाँ पे आता है कि अगर एज इट इज़ हम खुराक खाते वो हमारे जिस्म में जज़ब हो जाते, लेकिन हमारे जिस्म में कुछ प्रोसेस होते हैं कि ये बड़े मॉलिक्यूल हमारे जिस्म में जज़ब हो ही नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें तोड़कर छोटे और हल पजीर अज़्ज़ा में बदल दिया जाए, जिन्हें क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहा जाता है। फिर ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम तोड़ेंगे और ऐसे मादों में तब्दील करेंगे जो हल पजीर होंगे, और उन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स बड़े मॉलिक्यूल्स थे, मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे कि शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जब तोड़ा जाता है तो वो किस में तब्दील हो जाता है, शुगर्स में। जब हम प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं, और फैट्स किस में तब्दील हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में। तो ये शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स ये क्या हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें पॉलीमर्स कहते हैं, और छोटे मॉलिक्यूल्स शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को हम क्या कहेंगे, मोनोमर्स। अब छोटे मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकेंगे और सेल में दाखिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे भी दो चीज़ों में फ़र्क आ गया, एक पॉलीमर्स में और एक मोनोमर्स में। आ सकता है सवाल कि व्हाट इज़ पॉलीमर्स, व्हाट इज़ मोनोमर्स, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम। 1.1 में हमने न्यूट्रिशन देखी कि किस तरह से न्यूट्रिशन होती है, उसके मराहिल क्या है, फिर उसकी हमने अहमियत भी देख ली। अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट शुरू हो रहा है 1.2, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान के डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम और न- एक लंबी नाली और चंद मददगार अज़ा पर मुश्तमिल होता है। इंसान के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक लंबी नाली होती है और उसके साथ कुछ अज़ा होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। इस नाली को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक नाली है और इसमें कुछ मददगार अज़ा मौजूद हैं, और इस नाली का क्या नाम है, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये नाली शुरू कहाँ से होती है, ये नाली मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। इस पूरी नाली में क्या होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा, और उस नाली में कौन कौन से अज़ा शामिल हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, जिगर, लबलबा मीन्स पैनक्रियाज, रतूब की रतूबतें एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचती हैं और खुराक की डाइजेशन में मदद करती हैं। उन्होंने कहा है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एक लंबी नाली है और कुछ मददगार अज़ा है। लंबी नाली उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। उस नाली में सारा जो होता है, मतलब मुंह से शुरू होकर जो एनस तक जो भी टिश्यूज़ आ रहे होते हैं वो किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। और कुछ जो मददगार अज़ा हैं वो कौन से हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज की रतूबतें, ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचते हैं और खुराक की डाइजेशन में मदद करती हैं। ओके, सबसे पहले आज हम ओरल कैविटी को देख लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बाकी टॉपिक्स को देखेंगे।
तो इसमें क्या आता है कि मुंह के पीछे मौजूद जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। जो हमारे मुंह के पीछे एक जगह है, जिस इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। इसमें ज़बान की सतह पर लगे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खुराक को जायका महसूस करते हैं। और ये सारी चीज़ अगर हम इस डायग्राम में थोड़ा सा देखें, तो सबसे पहले ये हमारी सारा जो मुंह के अंदर चीज़ें होती हैं, ये ओरल कैविटी में आ रही होती हैं। सबसे पहले हमारे दांत होते हैं, मतलब सारी ये चीज़ें मोलर्स, और ये सारा क्या है, हमारे पास ओरल कैविटी होती है ये सारी चीज़। और इसमें इसके बाद ओरल कैविटी में खुराक की क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, दांत क्या करते हैं, खुराक को काट कर छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। अब मेन काम हमने क्या देखा कि ओरल कैविटी क्या करती है, मैकेनिकल डाइजेशन करती है। और मैकेनिकल डाइजेशन में होता क्या है, दांत क्या करते हैं, खुराक को काट कर छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हैं। ओरल कैविटी में सिलेवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े कार्बोहाइड्रेट्स की जुज़वी केमिकल डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। जुज़वी का क्या मतलब होता है? थोड़ी-सी अभी, ठीक है? इसकी मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ पे मुकम्मल अभी डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जुज़वी केमिकल डाइजेशन होगी। कौन करेगा? सिलेवरी ग्लैंड्स के 3 जोड़े करेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जुज़वी होगी। ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं। ये हमने पीछे भी देखा कि इसको हमने क्या क्या कहा था, मददगार अज़ा कहा था, कि जो कि ओरल कैविटी से मुंसलिक होते हैं। और इन सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, ये सलाइवा खारिज करते हैं। सलाइवा मीन्स थूक, मतलब जो होती है हमारी, वो उसमें क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। और सलाइवा में होती क्या-क्या चीज़ें हैं, पानी होता है, म्यूकस होता है, और एक एंजाइम यानी सलाइवरी एमाइलेज़ पर मुश्तमिल होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि सलाइवा में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो हमारे पास 3 चीज़ें सलाइवा में मौजूद होती हैं, पानी, म्यूकस और एक एंजाइम जिन्हें सलाइवरी एमाइलेज़। पानी और म्यूकस खुराक के टुकड़ों को नम करते हैं। अब इन 2 चीज़ों का क्या काम था कि यहाँ पे क्या हो रही है, जुज़वी केमिकल डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सलाइवा में जो चीज़ें थी, 3 चीज़ें हमने देखी, पानी, म्यूकस और एक एंजाइम देखा हमने। तो 2 चीज़ें क्या कर रही हैं, पानी और म्यूकस। म्यूकस भी क्या होता है, एक मतलब थोड़ा-सा चिपचिपा मादा होता है। तो वो क्या करेंगी, ये दोनों चीज़ें खुराक के टुकड़ों को नम करेंगे। और तीसरी चीज़ जो सलेवरी अमाइलेज़, हमारे पास एंजाइम होते हैं, ये अमाइलेज़ जितने भी चीज़ों के लास्ट पे आते हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, एंजाइम्स होते हैं। और सलाइवरी अमाइलेज़ क्या करेगा, खुराक में मौजूद स्टार्च को माल्टोज़ में तोड़ देता है। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जुज़वी केमिकल डाइजेशन हो रही है, किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। 2 चीज़ें जो सलाइवा में मौजूद थी, पानी और म्यूकस, उन्होंने खुराक के टुकड़ों को नम किया। और तीसरी चीज़ ने स्टार्च, जो एक बड़ा वो था, पॉलीमर था, जो उसको माल्टोज़ में तब्दील कर दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है निगलना, स्वेल्विंग। जिस्मानी और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद अब यहाँ पे क्या बार बार आ रहा है, जुज़वी केमिकल डाइजेशन हुई है कि यहाँ पे मुकम्मल डाइजेशन नहीं हो जाएगी। अभी बहुत से ऑर्गन्स अभी आगे आएंगे जो मज़ीद इसकी डाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा जो केमिकल डाइजेशन हो गई है जिस्मानी और जुज़वी, तो उसके बाद क्या होगा, ओरल कैविटी में खुराक का मजमुआ बोलस कहलाता है। अब वो एक थोड़ा जो हम हमारे दाँतों ने काटा, थोड़ा वो सलाइवा ने उसको टुकड़ों को नम किया, और स्टार्च किस में तब्दील हो गया, माल्टोज़ में। तो ये पूरा जो एक वो बन जाता है, एक बोलस जो होता है वो बन जाता है। और इसे फिर कहाँ भेज दिया जाता है, लेरिक्स की तरफ धकेल कर निगला जाता है। अब यहाँ पे जुज़वी, अब डाइजेशन के बाद हम उस बोलस को क्या करेंगे, अपने किस में, फ्रंट किस में धकेल देंगे।
और निगलने के लिए ज़बान बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है। तो निगलने के लिए क्या करेगी, जहाँ ज़बान मदद करेगी, बोलस जो होता है वो उसको ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेल देगी और निगली गई खुराक फ्रैंकस में दाखिल हो जाती है। और निगली गई खुराक कहाँ पे दाखिल हो जाएगी? फ्रैंकस में दाखिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मज़ीद हमें साइड पे कुछ चीज़ों की वजाहत दे दी गई है कि स्टार्च क्या है। एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मतलब ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है जो कई ग्लूकोज मालिक्यूल से बना होता है। स्टार्च क्या है, इसमें क्या होंगे, ग्लूकोज मालिक्यूल्स होंगे और माल्टोज जो है दो ग्लूकोज मालिक्यूल से बना होता है, यानी डाइसेकेराइड होता है। हम मतलब स्टार्च की हम मुख्तलिफ टाइप्स देखते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, इस पे बहुत से ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होंगे। और स्टार्च जो वो स्लेवरी अमाइलेज उसको माल्टोज में तब्दील करेगा, तो माल्टोज में क्या होते हैं, दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होते हैं, उसको हम डाइसेक्राइड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इस साथ में ये भी देख लेते हैं कि निगलने के दौरान जो तालू हमारा होता है, यानी ओरल कैविटी की छत जो है, और ये जो तालू है, ओरल कैविटी की छत जो है, वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है ताकि नाक नाक की कैविटी का रास्ता बंद हो जाए। क्योंकि एट अ टाइम हमारे दोनों काम जब होते हैं, जब हम खुराक भी खा रहे होते हैं और सांस भी ले रहे होते हैं, तो हमारा ये ज़रूरी होता है कि नाक की कैविटी जो है वो बंद हो जाए जब हम खुराक को निगलें। तो थोड़ा-सा अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, ओरल कैविटी में जो खुराक के मराहिल हमने देखे, उसको अगर हम देखें, तो हमारे पास अब देखें ये जो ऊपर आ रहा होता है, ये तालू होता है, ठीक है? और साथ ये जो हमारी साइड पे क्या होती है, नाक के बाद यहाँ पे जो होती है नेज़ल कैविटी आ रही होती है, और ये तालू होती है जो कि हमारी ओरल कैविटी की छत है। अब यहाँ पे क्या होता है, बोलस जो हमारा था, ये जो पूरा वो एक बन जाता है बॉल की तरह, जो एक चीज़ हमारी वो बन जाती है, हमारा नमशुदा और थोड़ा सा जुज़वी केमिकल डाइजेशन वाला बोलस ये जो था। अब इसको ज़बान क्या करेगी, फ्रैंकस में भेज देगी, और फ्रैंकस के साथ ही एक ग्लॉट्स होता है। ये जब हम हवा का रास्ता पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा हम देखेंगे, क्योंकि ये ट्रैकिया जो होता है ये हवा का रास्ता होता है। ज़बान खुराक को मुँह में पीछे धकेलती है। अब ज़बान ने क्या क्या कर दिया, इस बोलस को फ्रैंकस में भेज दिया, ठीक है? अब ट्रेकिया का ऊपरी किनारा ऊपर उठता है। अब जो ट्रैकिया था, ये जो हमारे पास था, उसका किनारा ऊपर उठेगा और फिर एपिग्लॉट्स ट्रेकिया के सुराख को बंद कर देगा, और ये जो हमारे पास एपिग्लॉट्स एक मतलब ढक्कन का काम करता है, ये बंद हो जाएगा और ट्रैकिया के रास्ते को ये बंद कर देगा, हवा के रास्ते को, और ये हमारा बोलस यहाँ से जो है वो गुज़र जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैंकस और इसोफेगस को कल देखेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।